सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया जी, आप बताइए। नहीं, हायर एजुकेशन की कुछ क्लासेस पेंडिंग है, वो भी होंगी, सब होगा, घबरा क्यों रहे हो। जी सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छा त्योहार है। सो आज से अपनी एक वैल्यू एडिशन कीजिए कि हाँ हमें अभी करना है, क्योंकि देखो अब आज से आप पूरा 90 दिन मान के चलो, ठीक है। आज से आप लोगों के पास 90 डेज मान के चलो, ठीक है। मतलब मार्च, अप्रैल और मई, तो ये 3 महीने का टाइम आप 90 डेज का मान के चलो, और इन्हीं 90 दिनों में हमें सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो ये टारगेट अपना बना के चलो। सिर्फ 1 मिनट ले रहा हूं मैं आप लोगों को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात जो मैं हर बार बताता हूँ। एलआर बेटा कंप्लीट हो चुका है, हायर एजुकेशन पेंडिंग है थोड़ा, वो मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, मेरे एंड से सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं अक्सर हर बार बताता हूं। फॉर्म अभी नहीं आए हैं बेटा, आ जाएंगे, टेंशन मत लो। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। इस तरीके से टाइम है वो आप लोगों का आगे जाएगा। तो यहां पर ना, ये जो महीना है मार्च, इसमें मैक्सिमम पढ़ाई करो। मैक्सिमम समझते हो ना, जितना ज्यादा कर सकते हो, जितने ज्यादा एफर्ट्स लगा सकते हो, जितने ज्यादा कोर्सेज को कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो इस महीने के अंदर कर लो। पहली बात, अगर यहां पे मैक्सिमम मेहनत की तो यहां पे एफर्ट है वो मिनिमम हो जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है और लास्ट वाले मई महीने में सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। अप्रैल को तो मैं ले ही नहीं रहा, इसको तो मॉडरेट मान के चलो, इसको तो मॉडरेट मान के चलो, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका अप्रैल का महीना आपकी इस प्रेपरेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से यहां पर मैक्सिमम एफर्ट्स लगा दिए तो वहीं पर यहां पर थोड़े कम हो जाएंगे। अब ये सर्कल या तो इस तरीके से चलेगा या फिर यहां पे मिनिमम लगाओगे और यहां पे जाके फिर मैक्सिमम करने पड़ेंगे। एक ये सिचुएशन है, या तो इस साइड से इस साइड को चलोगे या फिर इस साइड से इस साइड को चलोगे। अब इससे फर्क पता है क्या होगा, मैं आपको बताता हूं, लॉजिकल रीजन बताता हूं मैं आप लोगों को, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि ये जो मई का महीना है ना, ये ऐसे ही इतना प्रेशर वाला होगा कि पढ़ाई मैक्सिमम हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत सारी गर्मी हो जाएगी, दूसरा एग्जाम नजदीक है जी, 1 महीना रह गया, वो टेंशन आपके दिमाग में रहेगी। तो ये जो महीना है ना, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, ये मंथ एक बहुत प्रेशर वाला होने वाला है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स भी आ जाएंगे, जो पीजी में है वो एग्जाम आ जाएंगे।
तो आपको हर साइड से ये महीना एक तरीके से खतरनाक महीने की तरह ही मिलेगा। तो आप लोगों के लिए ये 2 महीने का टाइम है, आप मान के चलो, मैं बोलूंगा कि मार्च में आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, 5, 6, 7 जितनी यूनिट्स को कवर कर सकते हो, एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि रिवाइज करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आती। एटलीस्ट एक बार आपने सब कुछ पढ़ा होता है ना, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाता है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर अब उसमें अच्छा हो बुरा हो जैसा मर्जी हो, ये आपको भी पता है कि विदाउट एफर्ट किए कुछ होने वाला है नहीं। जेआरएफ के लिए 3 अटेम्प्ट्स नहीं, नहीं जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट्स का कोई सीन नहीं होता, एज का फैक्टर होता है। चलो ये मुझे आपको बात बतानी थी, अब आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आया तो आपकी इच्छा है ना? हमारा काम है आपको हर चीज के बारे में गाइड करना। अब वो आपको कितना समझ आया कितना नहीं, तो वो आप मान के चलो ना। देखो कितना करना है कितना नहीं वो तो आप डिसाइड करो ना, जितना कर सकते हो। मैं तो बोलता हूं पूरा पेपर 1 खत्म कर दो, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है बेटा, समझ रहे हो ना? ये तो तुम जितनी मेहनत कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब कुछ लोग होंगे जो पूरे महीने में 6 यूनिट्स भी कर लेंगे, और कुछ लोग होंगे जिनसे 1 यूनिट भी नहीं होगी, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एफर्ट्स चाहिए आपको। हमने यहां तक कवर कर लिया था, हम यहां तक कवर कर लिए थे, ये वाली लास्ट स्लाइड थी। प्लीज अब बातें बंद, अब बातें बंद। अरे नहीं हुआ यार, किसने बोला अटेम्प्ट का फाउंडेशन हो गया है? कहां से ये खबरें पढ़ के आते हो आप, मुझे ये बताओ। तो कहां से यूट्यूब की फालतू वीडियो देख के आ जाते हो क्या, या किसी की भी बात पे भरोसा कर लेते हो? जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात पे ट्रस्ट करो ना। तो ये 3 चीजें थी। प्लीज अब बातें बंद। पहले अर्थ समिट हुआ 1992 में, 1992 में रियो डी जनेरियो, जिसको यूएनसीईडी का नाम दिया गया था, यूएनसीईडी। देन आया अर्थ समिट जॉन्सवर्ग रियो +10, उसके 10 साल के बाद, जिसको WCCD का नाम दिया गया, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन आया अर्थ समिट 2012 रियो +20, फिर से 20 साल, जिसको क्या याद रख पेपर से ज्यादा इनको क्या हो, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको दिमाग में रखना है। स्टक हो गया क्या? एक सेकंड। ओके अब चल गया, अब सही है। हाँ तो ये तो कल मैंने पढ़ा दिया था, तो ये कुछ सिर्फ रिपीट कर रहा था, कल की बातें थी, कल की क्लास में ये हो गया था। अब हम पढ़ेंगे पेज। देखो पेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये मान के चलो कि ये जो पेज है ये 2013 में लॉन्च किया गया था, जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स था किसको, जो रियो +20 हुआ था। समझ रहे हो ना, रियो +20 डिक्लेरेशन हुआ था। रियो +20 में हमने एक डॉक्यूमेंट भी बनाया था, जिस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा गया था, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। तो ये जो फ्यूचर वी वांट का जो था वो उस टाइम पे क्या किया गया था, साइन किया गया था। रियो declaration called upon the UN system and international community to aid interested countries in developing, adopting and implementing green economy policies and strategies. 20 के अंदर ये बोला गया था, यार अब तो चल रहा है,
अब कहां स्टक है? रियो प्लस 20 के अंदर यह बोला गया था कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल की कम्युनिटी उन सारी लोग ग्रीन पॉलिसीज के बारे में नॉलेज देना। क्या करना चाहिए? लोगों को ग्रीन पॉलिसीज के बारे में, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, ग्रीन स्ट्रेटेजीज में बताना चाहिए। और चल नहीं रहा क्या? एक सेकेंड। ओके, अभी नहीं होगा। तो ये जो पेज था, ये 2013 में जो रियो 20 हुआ था, ठीक है, रियो प्लस 20, जो आप बोलते हो कि रियो प्लस 20 में होता है। तो उन्होंने बोला था कि जो जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं कि वो सारे मिलके क्या करेंगे, इकोनॉमी के लिए, ग्रीन इकोनॉमी के लिए काम करेंगे। पेज की फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन इकोनॉमी के साथ डील करता है। पेज सीक्स टू असिस्ट कंट्रीज इन अचीविंग एसडीजी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए पेज का एक बहुत बड़ा रोल है। स्पेसिफिकली जो गोल नंबर 8 है, ठीक है, अभी ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको एसडीजी गोल्स कौन कौन से हैं। जो एसडीजी गोल नंबर 8 है, 8 गोल, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो एक, यार क्या हो रहा है इसको? देखो मेरे इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, और इसने 5 यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज को साथ में लेके आया। कौन कौन सी? यूएनईपी, आईएलओ, यूएनआईडीओ, यूएनडीपी और यूएनआईटीआर। अब आप लोगों का काम क्या है? आपने इन पांचों को गूगल करके इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है, ठीक है जी, अपने नोट्स में। ये जो 5 हैं, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये वाला। तो ये आप लोगों ने क्या करनी है? फुल फॉर्म लिखनी है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कर रहा है। जो एजेंडा 2030 है उसका जो गोल नंबर 8 है एसडीजी, वो वाला। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। इससे पहले हमने एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक आईपीसीसी को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अभी आप लोगों को याद होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल जो पैनल था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और वो कॉम्प्लीमेंट करता है किसको? यूएनएफसीसी को। वो 1988 में बनाया गया था क्लाइमेट चेंज को लेके, है ना, वो 1988 में बनाया गया था। और ये उसके बाद आया था, ये उसके बाद आया कब? 1992 में। ये कहां पे नेगोशिएट किया गया था? दिस वाज नेगोशिएटेड इन अर्थ समिट। कहां पे? अर्थ समिट पे। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। फुल फॉर्म इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी अंडर द एजिस ऑफ यूएन। देखो इसके नाम में ही यूएन लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का मतलब हुआ कि यूएन के अंडर आती है। एजिस का मतलब यूएन के अंडर ये कवर होती है। और इसको नेगोशिएटेड कब किया गया था? 1992 में। किसके अंडर? अर्थ समिट के अंडर। 1992 में अर्थ समिट के अंडर इसको क्या किया गया था? नेगोशिएटेड किया गया था। और इस टाइम पे इसकी कितनी पार्टीज हैं? 192 पार्टीज।
197 पार्टीज हैं इसकी। नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स दैट एम टू सेट बाइंडिंग लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एनी कंट्री। अब इसमें इसने क्या बोला, हाँ इसने क्या बोला, ये 1994 में एनफोर्स में आया था, ठीक है। ये दोनों ईयर्स मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये दोनों ही ईयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1992 में इसको साइन किया गया था और 1994 में इसने वर्किंग शुरू कर दी थी। अब इसने क्या किया, इसके अंदर ना अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स बनाता है ये, अलग अलग, जैसे सीओपी वाले, वो इसके अंदर प्रोटोकॉल आते हैं जो प्रोटोकॉल्स ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशन है वो कितनी करेगी और उस पर कितनी बाइंडिंग होगी, ठीक है जी, कितनी बाइंडिंग होगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएफसीसी इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज का सीधा सा कनेक्शन किसके साथ है, ग्रीन हाउस गैसेस के साथ है। तो ये बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको स्टेबलाइज करना है, क्योंकि उनकी वजह से ही जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन, हमारी वजह से जो एनवायरमेंट पे बुरा इफेक्ट हो रहा है उसको क्या किया जा सके, उसको कम किया जा सके, उसको क्या किया जा सके, उसको कम किया जा सके, उसको रिपीट किया जा सके, उसको कम किया जा सके। ये नॉन बाइंडिंग है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था ना, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में, याद रखिएगा, साइन किया गया था 1997 में, एनफोर्स में आया था 2005 से। तो वो क्योटो प्रोटोकॉल इसके अंडर आता है, यूएनएफसीसी के अंडर, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग 4 से 5 पॉइंट निकाल सकते हो। पहले तो ये वाला 1994 197 कंट्रीज, ये इसके अंदर प्रोटोकॉल्स बनते हैं जो ग्रीन हाउस को स्टेबलाइज करने की बात करते हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, लीगली नॉन बाइंडिंग है, और इसके अंडर क्योटो प्रोटोकॉल है वो इसके अंदर है, ठीक है। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, वो पहले आया था, ये बाद में आया। अब ये देखो, ये फोर्स में कब आया, 21 मार्च 1994 में। द 195 कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड आर पार्टीज टू द कन्वेंशन, जिन्होंने इसको साइन किया है उनको बोला जाता है पार्टी टू कन्वेंशन। क्या बोला जाता है, उन पार्टीज को क्या नाम दिया गया है, पार्टीज टू कन्वेंशन, की कन्वेंशन में, कन्वेंशन का पार्ट है ये। साइन किया गया था 1992 में, कहां पर, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में साइन किया गया था। अभी इस टाइम पे इसकी टोटल 197 कंट्रीज इसका पार्ट है, 197 देश हैं वो इसका पार्ट है। अभी मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया था कि जो इसका रोल है ना, वो नेगोशिएट करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हर 2 साल के बाद होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए टारगेट करता है, कि किसी तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है, जो वो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, उसको कम किया जा सके। लिखा हुआ है ना, स्टेबलाइज करना, स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे कि एनवायरनमेंट में डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। हाँ, अभी ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको फुलफिल करना जरूरी है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, तो ये सिर्फ एक वॉलंटरी बेसिस पे ही काम करता है। द ट्रीटी इटसेल्फ सेट नो बाइंडिंग लिमिट, किसी तरीके की बाइंडिंग लिमिट फिक्स नहीं करता। द यूएनएफसी इज द रियो कन्वेंशन, वन ऑफ द 3 अडॉप्टेड एट रियो समिट, रियो समिट पे इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में। बाकी 2 कौन सी थी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, अगर आप लोगों को याद हो। ये देखो, ये 3 थी ना, ये 3 थी, एक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, दूसरा कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन वाला था, और देन तीसरा ये वाला यूएनएफसीसी फ्रेमवर्क। ये 3 पैरामीटर या 3 चीजें हैं वो इसके अंडर कवर होती हैं, तो ये रियो समिट के साथ ही रिलेट करता है। ओके, हाँ, अभी ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके अंडर जो पार्टीज मिलती हैं, जो मीटिंग्स होती है, उसको सीओपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीओपी। मतलब यूएनएफसीसी के अंडर जो पार्टीज मिलती हैं उसको सीओपी बोला जाता है, और ये हर 2 साल के बाद मिलती हैं। COP1, COP2 इस तरीके से, है ना। तो जो COP1 थी सबसे पहली, वो कहां पे हुई थी? वो बर्लिन में हुई थी। वो कहां पे हुई? वो बर्लिन में। ये बर्लिन में हुई। COP2 थी, वो कहां पे हुई? वो जिनेवा में हुई। हर साल होती है। और जो COP3 है, ये आपकी कौन सी हुई थी? दिस वाज द क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हमने बात किया था। COP3 इज क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल ये शुरू हुई थी 1995 में, ये 1996 में, और ये 1997 में। राइट, इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये यूएनएफसीसी के अंडर जो पार्टीज आपस में मिलती हैं, उन पार्टीज को सीओपी बोला जाता है, और वो सीओपी हर साल मिलती हैं। मतलब ये कहां पे हुई है? COP3 दैट वाज हेल्ड इन जापान। हर साल होती है बेटा, हर साल होती है। हर सारी नहीं याद करनी, जो जो समझनी है, जो जो याद करनी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। COP ये हुई थी जापान, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। हर साल तो लिखा तो हुआ है 95, 96, 97, तो बेटा हर साल ही तो हो गया। COP1, COP2 और COP3, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। ओके, ये कुछ खास नहीं है। उसके बाद एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में भी बात की गई थी। बोला था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में भी बात हुआ था। 2 इयर्स वाला कौन सा पॉइंट है यार? मेरे को तो पॉइंट ही नहीं नजर आ रहा। 2 साल का कौन सा पॉइंट बोल रहे हो? 2 इयर्स वाला मुझे तो कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा। आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? 2 साल वाला कौन सा पॉइंट है? बताओ तो जरा। नहीं नहीं, मैंने, मुझसे गलती से बोला गया होगा। 2 साल में नहीं होती, हर साल होती है। हर साल होती है, ठीक है। इसी वजह से तो यहां पे मैंने लिखा ना 1995 में, 96 में, 97 में। वो अभी कोविड की वजह से, फिर समझ रहे हो ना, कोविड की वजह से वो चेंज हुआ था, ठीक है। कोविड की वजह से तो वो 2-3 साल में एक बार ही हुई थी, ठीक है। वो भी आगे पढ़ेंगे हम। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी उसको ओपन किया था अर्थ समिट पे, एंड मेड अ स्टार्ट टू रीडिफाइनिंग मेजर दैट डिड नॉट इनहेरेंट इनकरेज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोरिकॉगिज्म एंड सो कॉल्ड अनइकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल द प्रेसिडेंट अर्थ समिट कन्वेंशन, इसमें जो चीजें देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब सीओपी जो पेपर में पूछी जाती है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करना। देखो, जो सीओपी है वो यूएनएफसीसी की सबसे बड़ी बॉडी है। सीओपी का मतलब समझ रहे हो ना, कि सारी कंट्रीज आपस में मिलेंगी एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। वो जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग को सीओपी का नाम दिया जाएगा, और जो लोग होंगे वो जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो सीओपी होंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कि भाई ये सब लोग मिलके कंसेंसस के साथ क्या करेंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ये सब लोग मिलके लेंगे। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ये सारे लोग मिलके डिसीजन लेंगे।
ऑल स्टेट्स आर पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड, सीओपी। तो ये सीओपी है जो भी डिसीजन लेगी, जो भी पॉलिसीज बनाती है, इंप्लीमेंटिंग द कन्वेंशन। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये 3 वाले पॉइंट, ये देखो, सबसे पहली सीओपी की जो शुरुआत हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे पहली सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अंडर यूएनएफसीसी कहां पे हुई थी, तो वो हुई थी आप लोगों की 1995 में। कहां पे? बर्लिन में। बर्लिन कहां पे है? जर्मनी में है। से लेके हर साल ये पार्टीज है वो मिलती हैं, तब से लेके अभी तक हर साल ये पार्टीज मिलती हैं। और फिर सीओपी 3 ही थी जो क्योटो प्रोटोकॉल थी। क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसने कुछ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस डेवलप की थी। मतलब सीओपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को लेके कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स बनाए थे, जिन रूल्स को फुलफिल करना या जिन रूल्स को पूरा करना सभी कंट्रीज के लिए क्या था? मैंडेटरली था। मैंडेटरली था। उसके बाद जो सीओपी 25 है, सॉरी 21, 2015 में, इसी को क्या बोला जाता है? यही आप लोगों की पेरिस समिट होती है। यही क्या होती है बेटा? यही आप लोगों की पेरिस समिट या पेरिस एग्रीमेंट भी इसको बोला जाता है। तो ये कौन सी है? ये सीओपी 21 है। ठीक है, अभी मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं। हमें लेटेस्ट को याद रखना है क्योंकि ये कोविड की वजह से क्या हो रही थी, लगातार पोस्टपोन हो रही थी। सीओपी 27 was originally expected to 8 नवंबर 2021, बट क्योंकि जो सीओपी 26 थी वो रीशेड्यूल हो गई थी नवंबर 20 से नवंबर 21 तक। एज अ रिजल्ट सीओपी 27 विल टेक प्लेस फ्रॉम 7th ऑफ नवंबर। मतलब इस साल जो होगी वो कौन सी होगी? सीओपी 27 होगी, और सीओपी 26 2021 नवंबर में हो चुकी है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसको बाद में भी पढ़ लेंगे, आप भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, अरे इनकी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी बेटा। ये ग्लासगो में हुई थी, स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये बस आप लोगों को होमवर्क की तरह दे रहा हूं कि इसको एक बार आपने जरूर से चेक करना है। क्रिटिसिज्म ऑफ यूएनएफसीसी, जो यूएनएफसीसी का क्रिटिसिज्म है वो क्या है, क्यों हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं? नथिंग एक्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल मेड एनी बाइंडिंग लिमिट ऑन जीएचजी। देखो, सबसे पहले बोला था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, सिर्फ उसने बाइंडिंग लिमिट्स बनाई, सिर्फ उसने बाइंडिंग लिमिट्स बनाई थी, और किसी ने बाइंडिंग लिमिट्स नहीं बनाई थी। किसके लिए? किसी भी कंट्री के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़ के जितनी भी सीओपी पार्टीज की हुई हैं उसमें किसी में भी कोई बाइंडिंग लिमिट के बारे में नहीं बोला गया था, एक्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल। नेवर अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन का जो टारगेट है उसको कभी अचीव नहीं कर पाए। नेगोशिएटिंग आर गवर्न्ड बाय द कंसेंसस एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑफन ब्लॉक द नेगोशिएशन। क्योंकि कंसेंसस समझते हो ना, कि सारे देश मिलके डिसीजन लेंगे, सभी देशों का मिल जाना, सभी देशों का एग्री होना, उस चीज पे सहमति होना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर कुछ छोटे छोटे कंट्रीज, छोटे छोटे देश होते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देते हैं इस चीज को। इट इज इजी टू डेवलप कंट्रीज टू एस्केप फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यूएन नेवर रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल। सॉरी, यूएस,
क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है कौन सी कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करते हैं? भागते हैं। कनाडा भी क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर आ गया क्योंकि बाइंडिंग लिमिट्स थी और वो उसको लगता था कि मैं ये बाइंडिंग लिमिट्स पूरी नहीं कर पाऊंगा। कब बाहर आया कनाडा? 2012 में। 2012 में कनाडा ने बोला कि मैं तो चला। ट्रीटी डज नॉट कवर डेवलपिंग कंट्रीज हु नाउ इंक्लूडेड द लार्जेस्ट सीओटी एमिटर्स। कुछ कंट्रीज थी जो पहले डेवलपिंग कंट्रीज थी जो इतना CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करते थे, बट अब वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने लग गए हैं, जिसकी वजह से अब वो डेवलपिंग कंट्रीज तो हैं बट उनका शेयर बढ़ गया है, बट कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट नहीं है। जैसे इंडिया और चाइना, समझ रहे हो ना? इंडिया, चाइना, यूएस, ये 3 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा CO2 एमिट करती हैं, जो सबसे ज्यादा CO2 एमिट करती हैं। Japan, Russia did not sign second Kyoto term because it would impose restrictions on not face any economic competition. China, India and रिजल्ट रिवाइज नहीं होता। और जापान और रशिया ने भी सेकेंड टर्म को साइन नहीं किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि जो CO2 ओमीटर बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इसको रेटिफाई नहीं करती हैं, वो UNFCCC का या क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं बनता है। ये हम क्योटो प्रोटोकॉल में भी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जिस पर्पस के लिए हमने इसको बनाया था, जिस पर्पस के लिए UNFCCC को बनाया गया था, कहीं ना कहीं उस पर्पस को ये अचीव नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं ये उस पर्पस को किसी भी तरीके से अचीव नहीं कर पा रहा। राइट। उसके बाद आता है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अभी हमने पढ़ा था कि ये 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे रियो समिट पे। तो ये जो डायरेक्ट रिकमेंडेशन थी रियो कॉन्फ्रेंस की 1994 में, UNCCD इज अ कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। बेटा मेरी प्रोफाइल में ही है सारे कोर्स, अगर आप DI वाला कोर्स देखना चाहते हो तो वो नवंबर 2021 में मिलेगा। कंप्लीटर कोर्स को चेक कीजिए, 2021 नवंबर के अंदर मैंने वो कवर करवाया था। ठीक है, वैसे वो 10-11 मार्च से दोबारा भी शुरू होगा। फिलहाल के लिए आपके पास 8-10 दिन है, तो आप वहां से एक बार कवर कर सकते हो। एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट थ्रू NAP, नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान इनकॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सपोज्ड बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब देखो, जो डिजर्टिफिकेशन है इस इशू को कैसे टारगेट किया गया है? इस इशू को टारगेट किया गया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों को मिला के। क्या किया गया है? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों को मिला के किया गया है, जिसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ हर कंट्रीज अपने देश के लिए एक प्लान बनाएंगे। अपने देश के लिए क्या करेंगे? एक प्लान बनाएंगे कि हां हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। दिस इज द ओनली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क सेट अप टू एड्रेस डिजर्टिफिकेशन। अब यहां पर ध्यान से सुनो, 2 चीजें लिखी हुई हैं कि जो UNCCD है, पहली बात तो ये दुनिया की इकलौती ऐसा प्रोटोकॉल है जो डिजर्टिफिकेशन पे, मतलब जो ये जमीन है वो बंजर हो जाती है, उसको टारगेट कर रही है। और दूसरा, ये लीगली बाइंडिंग भी है। समझ रहे हो ना? इसके जो टारगेट्स हैं, इसके जो एम्स हैं, वो लीगली बाइंडिंग हैं, उनको अचीव करना ही पड़ेगा। जो भी कंट्री इसको फॉलो करती है, जो भी कंट्री इसको फॉलो करती है, उसके लिए इन टारगेट्स को अचीव करना ही पड़ेगा, ऐसा बोला गया। इट वॉज अडॉप्टेड इन पेरिस इन 1994। पेरिस में इसको 1996 में क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। और ये फोर्स में कब आई थी? 1996 में। 1996 में ये फोर्स में आई थी। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना। क्लियर है जी?
इसमें भी 196 पार्टीज हैं जो कि उसको एक बड़े लेवल की एजेंसी बनाते हैं। 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन की तौर पे सेलिब्रेट किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ डिजर्टिफिकेशन कब होता है, कौन बताएगा? टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, किसी को याद है? इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन कब सेलिब्रेट होता है? 17 जून को। अब क्योंकि आपका पेपर शायद तब हो जाएगा या होने वाला होगा, तो उसकी थीम्स भी पूछी जा सकती हैं, राइट? यूएनसीसीडी कोलैब क्लोजली विथ सीबीडी, ये साथ में कन्वेंशन ऑन ब्लैक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ क्या करती है? मैच करती है। तो ये इसके साथ आपकी बहुत सारी कन्वेंशंस को हमने टारगेट करने की कोशिश की है। अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने यूएनएफसीसी भी कर लिया है, आईपीसीसी भी हो गया है, 1972 से लेके 1997 तक वाली काफी सारी चीजों को हमने टारगेट किया है। अब देखो वास्ट है तो क्या कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है ना। सोल्यूशन मैंने आपको ये बोला था कि या तो आप खुद से पढ़ लो इसको, एटलीस्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको याद तो हो रहा है ना, साथ में आपके लिए पढ़ना आसान हो रहा है। क्योंकि अगरवाइज आप खुद पढ़ने बैठोगे तो फिर आप बोर हो जाओगे एकदम से बुरे तरीके से, फिर आप उसको छोड़ ही दोगे। मैं चाहता हूं कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें इस यूनिट में से 100% नंबर लेने हैं। हमें एटलीस्ट इतना पढ़ लेना है कि इसमें से हमें अच्छा खासा स्कोर आ जाए। तीन क्वेश्चन भी हो जाए वो भी काफी है। एक मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद शुरू करते हैं। मैथमेटिक का रीजनिंग भी शुरू होगी, उसका आधे से ज्यादा पोर्शन तो करवा दिया ना डीआई वाले कोर्स में। पहले वो वाला कर लो, बाकी भी करवा दूंगा। 17 जून को डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अरे बेटा आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार, आपने कहां से जो भी कोर्स शुरू किया, अब मेरी प्रोफाइल में जाके देख लो एग्जाम से पहले पहले कौन सी यूनिट हो रही है, क्योंकि ये बैच तो हर वीक शुरू हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपको रिकॉर्डिंग से करनी पड़ेंगी, कुछ आपको लाइव करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो ना? जैसे एलआर तो हमने अभी खत्म किया, इससे पहले का कोर्स एलआर ही था, तो वो अपनी टर्म के अकॉर्डिंग आएगा, हो सकता है वो मई में आए। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप इन सारी चीजों को ध्यान से प्रोफाइल में चेक करो और अकॉर्डिंगली पढ़ाई कीजिए। एलआर हो गया, मेरी प्रोफाइल में देख लो। अब बच्चे मेरे को याद नहीं है कब हुआ। 17 जून को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के तौर पे मनाया जाता है। 10-11 मार्च से फिर से हम डीआई से शुरू कर देंगे, फिर से वही डीआई, फिर रिसर्च, फिर टीचिंग, वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ सकते हो। हम आपको हमेशा सोल्यूशन बता देते हैं, बट एक ही बार बात को बार बार रिपीट करते रहे उसका कोई फायदा नहीं है ना। थोड़ा सा ऐप को देखो यार, ऐप चलाना सीखो।
चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को यूएनएफसीसी के बारे में बताया, जो कि 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी वहां पे साइन हुआ था। तो उसके दौरान कुछ चीजें आई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो COP3 थी वो क्योटो प्रोटोकॉल थी। क्योटो प्रोटोकॉल है ना। तो अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज स्टार्टेड विद अर्थ समिट 1992। ये क्या बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है वो 1992 से शुरू हुए। कहां से शुरू हुए? 1992 से शुरू हुए। द यूएनएफसी इज अ रियो कन्वेंशन, वन ऑफ द 3 अडॉप्टेड एट रियो समिट। रियो में 3 हुए थे जिसमें से एक यूएनएफसीसी था। यूएनएफसीसी एंटर इनटू फोर्स इन 21 मार्च 1994। टुडे 195 कंट्रीज हैव रेटिफाइड द कन्वेंशन कॉल्ड COP। आज के टाइम पे टोटल 195 COP हैं जो कि इसका पार्ट है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस को अमिट करने से रोकने से काम कर रहा है। प्रिवेंटिंग डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम इज द अल्टीमेट एम ऑफ यूएनएफसी। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एंथ्रोपोजेनिक। क्या था? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज थी ना, जो मैन मेड होती, जो हमारी वजह से, ह्यूमंस की वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं, वो वाले। द COP इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो COP से ही लिया जाएगा। तो COP को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब इसके अंदर COP3 है, वो आप लोगों की कौन सी है? COP3 इज क्योटो प्रोटोकॉल। COP3 इज योर क्योटो प्रोटोकॉल। At the COP in 1997 in Kyoto, the Kyoto Protocol was agreed. Agreement commits its party by setting international binding in reducing the targets. Protocol places a heavier burden on the developed nations under the principle CBR. अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस को अमिट करने की बात हो रही थी, तो यहां पर एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोला गया CDR, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेट एम तो सभी का एक ही है, राइट? अल्टीमेट एम तो सभी का एक ही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं उनको कम करना, उनको नीचे लेके आना। बट उसके साथ साथ हर कंट्री अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर कोई कंट्री ज्यादा एमिट कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर कोई कंट्री कम कमिट कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। बट अल्टीमेट सभी का सेम ही रहेगा, मतलब मेन एम सभी का सेम ही रहेगा। मेन एम में किसी तरीके का कोई भी चेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, मेन एम में किसी को कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके जी। उसके बाद क्या बोला गया है
जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसको अडॉप्ट तो COP3 में किया गया था 1997 में, कहां पे, जापान में। बट ये फोर्स में कब आया था? इट केम इनटू फोर्स इन 2005, 16th of Feb 2005। इट डिवाइडेड द कंट्री इनटू 3 ग्रुप्स। नहीं नहीं, सभी के लिए है। इसने कंट्रीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर एमिशंस, कि जो ज्यादा मिट कर रही हैं वो टारगेट 1 में, जो कम कर रहे हैं वो 2 में, जो उससे भी कम कर रहे हैं वो 3। तो ये जो अनेक्स्चर 1, 2, 3 बना दिया, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें रटने वाली हैं जो हमें याद करनी। एक सेकेंड, ये तो हमने पढ़ लिया क्रिटिसिज्म UNFCCC के बारे में। अब ये कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, एक तो COP21 कहां पे हुई थी? पेरिस में, जो कि पेरिस समिट है। फिर COP22 हुई। मतलब 21 के बाद की सारी आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब पहली 4-5 याद रखिएगा और लास्ट वाली 4-5 याद रखिए। सिर्फ ये याद रखनी है कि कौन से ईयर में हुई और कहां पे हुई, कौन से ईयर में हुई और कहां पे हुई। सिर्फ ये आप लोगों ने याद रखना है। हाँ, यही पेरिस समिट है, जो COP21 है ना, जो पेरिस में हुई थी। यही पेरिस समिट या पेरिस एग्रीमेंट, जो भी आप इसको बोलना चाहो आप इसको बोल सकते हो। यही पेरिस समिट है या पेरिस एग्रीमेंट, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो आप इसको बोल सकते हो। ये तो हम UNFCCC पहले पढ़ चुके हैं। COP की ये आगे आएगा आपका पेरिस समिट में। अब इसके अंदर कुछ चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें जो नया चीज है वो मैं आपको बताता हूं। ये तो हो गया, ये भी हो गया। 2005 देयर आर अराउंड 192 मेंबर कंट्रीज, 192 के करीब कंट्रीज हैं, वेयर द मेजर पोल्यूटेंट कंट्रीज लाइक US एंड कनाडा आर एब्सेंट। याद रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर US तो है ही नहीं, वो तो कभी इसका मेंबर बना ही नहीं था। और कनाडा ने भी 2012 में इससे विदड्रॉ कर दिया था। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, कि जो अमेरिका है वो तो कभी इसका मेंबर बना ही नहीं, वो तो इसका मेंबर कभी बना ही नहीं। और 2012 में जो दोहा राउंड हुआ था, ये 2012 में एक दोहा राउंड हुआ था, वहां से कनाडा ने लिया। कनाडा भी बोला कि नहीं भाई, हमें इसमें रहना ही नहीं, हम तो निकल लिए, हमें जाना है, मुझे घर जाना है। तो ये UNFCCC के अंडर आता है और इसका मेन टारगेट क्या है? क्लाइमेट चेंज। 1997 में। इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया? 2002 में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी। इंडिया इसने इसको रेटिफाई कब किया, या इंडिया ने इसकी प्रोविजंस को कब से बोला कि हाँ भाई हम इस सारी चीजों को मान रहे हैं? 2002 में। फोर्स में कब आया? 2005 में। 192 है, US कभी इसका पार्ट नहीं बना और कनाडा इससे बाहर आ गया। ठीक है, ये तीसरी बार चीजें, मुझे नहीं लगता कि अब आपको याद करने में इसमें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तीसरी बार ये बातें बता रहा हूं, घूम फिर के बातें आप लोगों को याद हो रही। गोल देखें तो गोल तो एक ही है ना, UNFCCC का टोटल अल्टीमेट एम यही है कि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके साथ किस तरीके से डील करने वाले, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, जो क्लाइमेट चेंज है उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, सिर्फ वो है। फाइट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन। कौन सी? ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करना इन द एटमॉस्फेयर to a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. क्योटो प्रोटोकॉल एम टू कट, ये वाला टारगेट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना ये वाला, ये लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से समझना। क्योटो प्रोटोकॉल एम्ड टू कट emission of greenhouse gases across the developed world by 5% 2012 compared to 1990 level।
1990 का जो लेवल है उसके कंपैरिजन कितने परसेंट का टारगेट रखा है? 5%। 5% कम करने के बारे में बात की गई है। कौन से ईयर में? 2012। और इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो है आपका CDR। CDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ओके ओके, नेक्स्ट। COP7 कहां पे हुई थी? मोरक्को में हुई थी। और COP8 कहां पे हुई थी? न्यू दिल्ली में 2002 में। ये आप लोगों ने याद रखना। इसी जगह पे इसी टाइम पे आके इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था। और जो COP8 थी, सॉरी COP7 थी, उसको क्या नाम दिया गया? माराकेश अकॉर्ड्स। COP7 जो कहां पे हुई थी? माराकेश हुई थी, उसको माराकेश अकॉर्ड का नाम दिया गया। उसके अंदर डिटेल रूल्स बनाए गए थे इन प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। सिर्फ ये याद रखना आपने, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। अब उसके बाद जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की, ये सारे बेसिक पॉइंट हो गए। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, कौन इसका मेंबर है, क्या इसके टारगेट हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल में आपने वर्ड देखा ना, क्यू। हम इस वर्ड को पकड़ के याद करेंगे। मतलब आपने ना क्योटो प्रोटोकॉल को क्वेश्चन मार्क बना के याद करना है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? आप ऐसा मान के चलो, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल को फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म बोला जाता है, तो आप क्वेश्चन क्या करोगे? क्यों? क्यों इसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है? दैट इज समथिंग अ डिफरेंट वे टू रिमेंबर द थिंग्स। समझ रहे हो ना? चीजों को याद करने का तरीका है। ये एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्यों? 3 ही क्यों हैं? क्यों? क्यों से आप याद रख सकते हो कि अच्छा 3 पार्ट्स हैं, तो 3 ही क्यों हैं? आता है ET, एमिशन ट्रेडिंग। देन आता है CDM, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। देन आता है JI। Y3, 3 पार्ट्स ही क्यों हैं? Y3 कौन कौन से? एमिशन ट्रेडिंग, EM, एमिशन ट्रेडिंग, CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन मैकेनिज्म, सॉरी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। तीसरा है JI, दैट इज ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। ओके बच्चे, क्लियर? उसके बाद जो अनेक्सर ए है ना क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, उसके अंदर 6 गैसेस दी गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप पूछोगे सर 6 ही क्यों दी हैं? वाई? फिर से वही क्वेश्चन, क्यों 6 ही क्यों दी हैं? 6 से ज्यादा क्यों नहीं दी?
6 ही क्यों दी गई है? वाई 6? अब ये 6 गैसेस कौन कौन सी हैं, पहले आप इनका नाम पढ़ो और फिर इनको याद करने की कोशिश करें। देखो सबसे पहली गैस तो CO2 है ना। सबसे पहले जो मतलब आप मिट की जो तुम्हारे नाक में आ रही वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे तो शुरू करेंगे, है ना। हम शुरू किससे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू करेंगे, CO2। उसके बाद जो नेक्स्ट गैस है वो कैसे याद रखना है? मीथेन। आपके नाक से निकल के दूसरे के माथे पे लगी, मतलब आपने अपने नाक में से निकाली और वो गैस किसी दूसरे बंदे के माथे पे लगी, ऐसे यहां पे। कहां पे लगी? माथे पे लगी। तो आप क्या बोल सकते हो? मीथेन। मतलब CO2 पहली गैस, और फिर जो CO2 आपने निकाली सामने वाले के माथे पे लगी, माथे से क्या याद रखना है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। सीक्वेंस, अरे तो और क्या बोल रहा हूं यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे? सीक्वेंस में तो याद करवा रहा हूं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया करो यार, अदरवाइज मैं आपको बोल देता रट लो इसको। अब मैं आपको याद करवा रहा हूं फिर भी आप वो बीच में पड़े हुए हो। फिर माथे से नीचे की तरफ आ गई, कहां पे? नाक पे। ये माथे पे थी, फिर कहां पे पहुंच गई? ऊपर से माथे के नीचे क्या है? नाक। तो नाक से आप लोगों ने NO2 याद रखना है, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। आपने अपने नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, सामने वाले बंदे के माथे पे लगी, माथे से उसके नाक तक पहुंच गई। जैसे ही उसके नाक तक पहुंची तो उसने ऐसे नाक साफ करने के लिए क्या निकाला? अपना हाथ उठाया। नाक तो हाथ से साफ करोगे, ऑब्वियसली बात है, और तो कोई तरीका होगा नहीं आप लोगों के पास। तो अपने हाथों का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? हाथ का इस्तेमाल किया। हाथ से आप लोगों ने एक यहां पर क्या याद रखना है? HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जैसे ही आपने हाथ लगाया तो आपको गुस्सा आ गया, आप क्या हो गए? एक तरीके से हाइपर हो गए। हाइपर, HFC। आप ऐसा याद, हाइप से HFC मतलब गुस्सा आ गया, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जब आपको गुस्सा आया ना तो आपको एक ना नाक से बहुत गंदे वाली स्मेल आने लगी, बोला यार सामने वाले ने तो बहुत गंदगी फैला दी। तो आपने सोचा कि इस गंदगी को मैं कैसे दूर करूं, तो फिर आपने क्या लगाया? अपने नाक पे परफ्यूम लगाया, क्योंकि आपको स्मेल बहुत गंदी आ रही थी। तो फिर आपने परफ्यूम, दैट इज परफ्लोरोकार्बन। पर फ्लोरोकार्बन, PFC। ऊपर HFC था, यहां पर PFC है। अरे ये पिछले सेशन में पढ़ाया था, इस वजह से पिछले सेशन वाले बच्चों को ये याद है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहली 5 गैसेस याद हो गई। पहली 5 गैसेस याद होगी सभी को, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? बताइए। ओके, यहां तक हो गया, परफ्यूम तक। और ये जो आपने परफ्यूम है
जो परफ्यूम लगाया वो परफ्यूम आपका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आपके सर में हेडेक हो गया। सर में हेडेक, ऐसे तो हेडेक का ही मतलब सर दर्द होता है, बट फिर भी आप ये मान के चलो कि सर में हेडेक हो गया, तो मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सर में हेडेक हो गया, है ना। तो ये, तो क्योंकि ये चीजें हमें एक सीक्वेंस में याद रखनी है, तो इस वजह से मैंने आपको सीक्वेंस में ही याद करा। ये 6 गैसेस, ये एक बार नहीं पूछा गया, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा गया, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये चीजें याद करवाने की कोशिश की। इस बार भी आया था सर CO2 क्या हुआ, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, नाक से पहले बाहर तो यही फेंकी ना आपने, शुरू तो यहीं से किया था। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, CO2, वो किसी के माथे पे लगी, मीथेन, उसके माथे से नीचे की तरफ आ रही थी, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। फिर उसने अपने हाथ से उसको साफ करने की कोशिश की, हाथ गुस्सा आ गया जिसपे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। फिर उसने परफ्यूम लगाया, परफ्लोरोकार्बन्स, परफ्यूम लगाने से सर में दर्द हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो है, ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। एक सेकंड, ये पॉइंट मैं एक बार चेक करूं, रुको, इसमें ना कुछ इशू है, लेट मी जस्ट चेक कि ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट, हाँ मैं वही वही ऐड करने वाला हूं आप लोगों के लिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, द 1997 प्रोटोकॉल, एन एग्रीमेंट अंडर UNFC is the world's only legally binding treaty to reduce greenhouse gases emission। ठीक है जी, तो ये UNFCC के अंडर इकलौती वर्ल्ड की, मतलब वैसे तो और भी हैं बट UNFCC के अंडर यही है। However, because many major emitter are not part of it, it only covers 80% of emitter। समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि इसका US इसका पार्ट नहीं है, कनाडा इसका पार्ट नहीं है, तो इस वजह से ये बेचारी 18% पे ही नाचे जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ 18% पे ही नाच किए जा रही है। क्यों? क्योंकि जो बाकी लोग हैं US और कनाडा, वो तो निकल लिए पहले, वो बोले कि हमें रहना ही नहीं है, हमें इसका पार्ट बनना ही नहीं है। ठीक है जी, तो इस वजह से तो ये COP थर्ड थी, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। ओके, ये 4 बहुत बड़ी कंट्रीज, मतलब इसमें से 2 कंट्रीज तो बहुत ही बड़ी हैं, USA और कनाडा,
उसके साथ एंडोरा और साउथ सूडान भी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है ना, लिखा तो हुआ है, ये है। नॉट नॉट को काट दो इसको, इट इज लीगली बाइंडिंग। ठीक है जी, ये लीगली बाइंडिंग है क्योंकि यहां पर आप लोगों को मैंने ये देखा है, ये देखो। ठीक है जी, ये यूरोपा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया कंटेंट है, जिसपे स्पेशली लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। ग्रीन हाउस को एमिट करने के लिए ये इकलौती मतलब समझ लो ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग। ये वो आपकी 6 गैसेस हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब बात कि इसके अंदर जो CDR है उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CDR। CDR का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया, CDR स्टैंड फॉर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि हर कंट्री के लिए, हर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम है, कॉमन है, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो टारगेट्स हैं वो अलग अलग है। यही रीजन है कि हमने 3 अलग अलग तरीके के एनेक्सचर बना दिया, एनेक्सचर 1, एनेक्सचर 2, एनेक्सचर 3। क्या कर दिया हमने, हमने 3 अलग अलग तरीके के एनेक्सचर बना दिए, एनेक्सचर 1, एनेक्सचर 2 और एनेक्सचर 3। तो 2 कैटेगरीज में ये देशों को डिवाइड करता है। हिस्टोरिकल बिगेस्ट पोल्यूटर, वो जो यूके, यूएस, जापान, रशिया, जो पहले से ही, मतलब जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से ही बहुत ज्यादा थी और वो पहले से ही बहुत ज्यादा अमिट कर रहे हैं पोल्यूशन को। वहीं पर जो रीसेंट वाले हैं, जो अभी हम शामिल हुए हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राजील, जिन्होंने 1950 के आसपास से क्या करना शुरू कर दिया, अमिट करना शुरू किया। जैसे अभी अभी भी आप लोग समझ रहे हो, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में फाइट चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा, सब इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो लोगों का नुकसान हो रहा है, जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर आ रहे हैं, गैसेस आ रही हैं, इतना ज्यादा गोली चल रही है, बारूद फट रहे हैं, यहां तक कि पुतिन तो बोला कि मैं न्यूक्लियर अटैक भी कर दूंगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर लास्ट लास्ट वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था वो वही 45 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। तो अब ये मान के चलो कि जो जापान में न्यूक्लियर अटैक हुआ था ना, उसका इफेक्ट आज भी वहां के बच्चों में देखने को मिलता है। आज भी वहां पर बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप मान के चलो कि उस चीज को हुए 70 साल हो चुके हैं, 70 साल के बाद भी वो चीज उस इन्वायरमेंट में है। तो अगर अब यूक्रेन पे किसी तरीके का ये अटैक होता है तो आने वाले टाइम में पूरी एक जनरेशन ही, 2, 3, 4 कितनी जनरेशन को सफर करना पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने कॉमन और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। देखिए अब वो है, बट अभी देखो क्या डिसीजन होता है। हम तो यही बोलते हैं कि भाई बंद हो जाए, है ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वॉर में किसी को कोई फायदा नहीं होता है। मतलब लोग ये नहीं सोचते हैं ना, पुतिन ये नहीं सोचता कि उसने कौन सा पूरी दुनिया में यहाँ पे बैठे रहना, 2-4 साल, 5-10 साल में मर जाएगा। फिर वो क्या देख रहा है कि नाटो इसका हिस्सा था, रशिया कितना बड़ा हुआ, कितने देश आए, जब बंदा रहेगा ही नहीं उसमें, क्या है ना। मतलब लोगों को सोचना चाहिए इस तरीके से, फालतू का इन्विजन करने का, किसी भी कंट्री को शांति से बनाए। अभी तो बड़ी मुश्किल से तो हम कोरोना से बाहर आए हैं, है ना, बड़ी मुश्किल से तो कोविड से बाहर आए हैं और ये यहाँ पे शुरू हो गए फिर से। चलो उसके बाद
ओके, यहां पर ना एक चार्ट आएगा, आप लोगों को बताया सीओपी क्या है, हाँ सीबीडीआर सीओपी के अंडर, सीओपी 3 के अंडर आता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इंडिया एट क्योटो प्रोटोकॉल। अब इंडिया है वो कौन से एनेक्सचर के अंडर आता है, इसके 3 एनेक्सचर हैं, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है, बाद में पढ़ाता हूं आपको। एक अपलोड हो रही है, अरे ऐसी पावर का क्या, वो तो सोच के आया था कि 24-48 घंटे में क्या कर दूंगा। एनेक्सचर 1 ये वो बॉक्स है जहां पे सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे सारी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फिर उसमें यूके, यूएस, रशिया है, और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। आवाज स्टक हो रही है क्या, चल रहा है या स्टक हो रहा है? देखिए प्लीज, जब एक बात मैं आपको बताता हूं, प्लीज सब बच्चे इस चीज को एक बार सुन लीजिए। अगर आपको ये लगता है ना कि मेरी आवाज स्टक हो रही है, तो कमेंट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लिया करो। ऐसा ना हो कि आपका स्टक हो रहा हो और उसके चक्कर में बाकी बच्चों को सफर करना पड़े, समझ रहे हो ना? प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि अगर आपको लगता है कि स्टक हो गया है या वॉइस ब्रेक हो रही है, तो एक बार अपने एंड से रिफ्रेश कर लिया करो। अगर फिर भी होता है तो कमेंट किया करो, ठीक है? क्योंकि कई बार आपका नेटवर्क डाउन होता है, बाकी सब सही चल रहा होता है, और हमें फिर उससे लगता है कि शायद हमारा स्टक हो गया, ठीक है? वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है। तो जो नेक्स्टर 1 है, इसमें सारी वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएस, रशिया, और ईआईटी, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, यूक्रेन, टर्की, सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। आप लोगों ने एक और न्यूज सुनी होगी कल, यूक्रेन ने अप्लाई कर दिया है ईयू का पार्ट बनने के लिए, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए। तो अगर वो यू का पार्ट बन जाता है, तो फिर जो ईयू की सारी कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज, उसकी सपोर्ट में रहेंगी। तो कल को अगर कोई भी कंट्री उस पे अटैक करने के बारे में सोचेगी, तो ये मान लीजिए कि सिर्फ वो उस कंट्री पे अटैक नहीं कर रहे, 28 कंट्रीज को उसकी हेल्प में आगे आना पड़ेगा। तो ईयू भी उसकी सपोर्ट में आएगी, ठीक है? उसके बाद आता है जो अनेक्सर 2 है, ये अनेक्सर 1 का ही सबसेट है। इंडिया उसका पार्ट नहीं है बेटे, वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए, इंडिया सार्क वगैरह का, एशियन वगैरह का पार्ट है। इसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं। रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू ईआईटीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू असिस्ट देम रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो अनेक्सर 2 वाली कंट्रीज हैं, ये वो वाली कंट्रीज हैं जो कि जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है? अनेक्स्चर बी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी वजह से तो पढ़ा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से पढ़ा रहा हूं। अनेक्स्चर बी, अनेक्स्चर 1 पार्टीज विद फर्स्ट और सेकंड राउंड क्योटो प्रोटोकॉल गैस एमिशन टारगेट। अब इसके 2 कमिटमेंट पीरियड हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। कौन कौन से कमिटमेंट पीरियड है? जो इसका पहला कमिटमेंट पीरियड था, वो था 2008 से लेके 2012 तक। क्योटो प्रोटोकॉल का जो पहला पहला कमिटमेंट पीरियड था, वो 2008 से लेके 2012 तक था। और जो दूसरा है, जो दूसरा कमिटमेंट पीरियड है, वो 2013 से लेके 2020 तक है। दो 2013 से लेके 2020 तक। अब यहां पर एक कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट दिए हुए हैं हर कंट्री के लिए कि आपने अपनी ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है उसको इतना कम करना है।
देन आता है नॉन अनेक्स्चर वन, parties to UNFC not listed in one of the convention, no binding target। तो यहां पर जो नॉन एनेक्स्चर वन है और LDC है, लो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये वो वाली कंट्रीज आ जाएंगी जो अभी डेवलप हो रही हैं, जिन पे किसी भी तरीके की बाइंडिंग नहीं है। तो मतलब क्या हुआ क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कि जो जो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे बाइंडिंग लगी हुई है, उनको बाइंड कर दिया गया है कि आपने ये टारगेट्स को अचीव करना ही करना है। और जो छोटी कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपिंग उनको बोला है कि आप हमसे कम करने की कोशिश कीजिए, बट उनपे किसी तरीके की कोई बाइंडिंग नहीं। समझ रहे हो ना, वो इसका पार्ट तो है, बट उनको इस वजह से अलग एनेक्स्चर में डाल दिया, नॉन एनेक्स्चर में डाल दिया या फिर LDC में डाल दिया, ताकि आप काम तो करते रहो GHG के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, बट आप पे किसी तरीके की कोई बाइंडिंग नहीं होगी। वॉलंटरली आप जितना कर सकते हो उतना कर लीजिए, राइट। ओके, नेक्स्ट, इसमें ये पहले वाली सारी स्लाइडें हैं जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 में शुरू हुआ था और 2012 तक चला था। बताता हूं, इंडिया के बारे में बताता हूं। और जो 2001 में COP17 हुई थी, वो माराकेश अकॉर्ड का पार्ट था, जिसमें डिटेल्ड रूल्स बनाए गए थे, डिटेल में सारे रूल्स बनाए गए थे कि किस तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग टारगेट दे सकते हैं और उन वो टारगेट को अचीव करने वाले, राइट। ये देखो, पहला कमिटमेंट पीरियड कौन सा था, 2008 से लेके 2012 तक का, और दूसरा कमिटमेंट पीरियड था 2013 से लेके 2020 तक। जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था उसको कब साइन किया गया था, 2012 में, जब कनाडा बाहर गया। कौन सा राउंड चल रहा था, दोहा राउंड। याद रखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जब कनाडा इससे बाहर गया 2012 में, तो उस टाइम पे दोहा अमेंडमेंट हुई थी और उसके रूल्स ऐसे थे जिसको देख के कनाडा को लगा कि हम बाहर ही चले जाएंगे तो ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है, हमारा बाहर चले जाना ही यहां पर ज्यादा अच्छा है। Nations that miss their Kyoto target in 2012 will incur a penalty of an additional third adder to whatever cut they agree upon new treaty in campaign। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंट्रीज को बाइंडिंग दी गई थी और वो अपनी बाइंडिंग्स को पूरा नहीं कर पाए, उन कंट्रीज को फिर पेनल्टी भी लगाई गई। ठीक है जी, पेनल्टी भी लगाई गई। और कितनी कंट्रीज थी जो फर्स्ट राउंड में कमिटमेंट पीरियड का पार्ट थी, अराउंड मोर देन 5 कंट्रीज, जिनके कुछ बाइंडिंग टारगेट्स थे। जिनके क्या थे बच्चे, जिनके कुछ बाइंडिंग टारगेट्स थे 2008 से लेके 2012 के कमिटमेंट पीरियड को लेके। कनाडा ने विदड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब यहां पर वही लिखा हुआ है कि चाइना, इंडिया और यूएस है, वो इसके बिग विलन्स हैं। क्या है, अभी भी इसके बिग विलन्स हैं, क्योंकि यही 3 कंट्रीज टॉप 1, 2, 3 में आती हैं। किसमें, CO2 की ओमिशन में। जो CO2 की एमिशन होती है उसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है, इंडिया, चाइना और यूएस। इंडिया, चाइना और यूएस के द्वारा ही ये एक बड़े लेवल पे क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ऐसा। हाँ, नॉन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। ये देखो, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, अब ये 4 एनेक्स्चर हो गए। एनेक्स्चर 1 जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं
और साथ में EITs हैं। एनेक्सर 2 में डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। एनेक्सर बी है वो इसी का पार्ट है और इंडिया यहां पे फॉल करेगा। इंडिया कहां पे फॉल करेगा? यहां पे। नॉन एनेक्सर कंपनी, क्योंकि जो एनेक्सर के अंदर है ना उनके लिए टारगेट बना रखे हैं, चाहे वो एनेक्सर 2 का पार्ट हो, एनेक्सर 1 का पार्ट हो, चाहे बी का पार्ट हो। नॉन एनेक्सर में वो कंट्रीज आ जाती हैं जो भी डेवलप हो रही हैं, जिनको किसी भी तरीके के टारगेट्स को अचीव करने के लिए बाउंडेशन नहीं दिया गया कि आपको इसको अचीव करना ही करना है। अब वो उनकी इच्छा, अगर हो गया तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई ज्यादा सोचने की, विचारने की जरूरत नहीं। इंडिया यहां पे, राइट। अब उसके बाद हमने इसके फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। देन सर व्हाई इंडिया इज अ बिग विलन। आप समझ नहीं रहे हो, जो बाउंडेशंस दे रही है ना वो कंट्री की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग दे रही है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। बट अगर CO2 की एमिशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बहुत बड़ा विलन है इस केस में। क्यों? क्योंकि CO2 को बहुत ज्यादा एमिट कर रहा है इंडिया, है ना। इस वजह से यहां पर जो अनेक्स्चर बने हुए हैं वो एज पर इकोनॉमिक कंसीडरेशन बने हुए हैं, एज पर इकोनॉमिक कंसीडरेशन मिले हुए हैं। बट जो CO2 की एमिशन है वो एक अलग पर्सपेक्टिव बन जाता है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव बन जाएगा। तो इसके अंदर टोटल 3 तरीके के मैकेनिज्म की बात हो रही है। कौन कौन से? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। कौन कौन सा? CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ET एमिशन ट्रेडिंग और JI दैट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो ये तीनों चीजें क्योटो प्रोटोकॉल का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें याद करना है, ठीक है जी। अब CDM का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CDM? नाम से ही पता चलता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जो डेवलपमेंट और क्लीन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलाउ अ कंट्री with an emission reduction or emission limitation commitment under Kyoto Protocol to implement an emission reduction project in developing countries। तो मतलब जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होगी ये उन कंट्रीज के लिए है जो कि दूसरी कंट्री, मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज, जो किसी अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगे और वहां पर एमिशन को रिड्यूस करने वाले प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। CDM के अंदर उन कंट्रीज को रखा गया है जो कंट्रीज जाएंगी कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में, और डेवलपिंग कंट्रीज में जाके अपने एमिशन के टारगेट्स को अचीव करेंगे। अब मतलब वहां पर कुछ जो लिमिटेड लगाएंगे, पर कुछ प्रोजेक्ट्स लगाएंगे जिससे कि ये अपने एमिशन को रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है जी, ये है आपका CDM। देन आता है ET, दैट इज एमिशन ट्रेडिंग। It is an arrangement to sell and buy among the developed countries. This is also called cap and trade mechanism.
अब इसके अंदर आप यूनिट्स को खरीद बेच सकते हो। जैसे आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो जिसने अचीव कर लिया उसके पास कुछ बचा हुआ है उससे खरीद लेना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये हो रहा है दोनों डेवलप्ड कंट्रीज में, इधर भी डेवलप्ड इधर भी डेवलप्ड। मतलब एक बंदा बोलता है कि मेरा टारगेट तो अचीव हो गया, मेरे पास 5 यूनिट्स ज्यादा पड़ी हुई हैं जीएचजी के लिए। दूसरा बंदा बोल रहा है कि यार मेरे पास 2 यूनिट्स कम है, तो तू 2 यूनिट्स मुझे दे दे, मैं तेरे को उसके पैसे दे दूंगा और मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एमिशन ट्रेडिंग का मतलब यहां पर ट्रेड शुरू हो गया है। तो ये तभी होगा अगर दोनों ही कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। तो एक तरीके से ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो आपस में ट्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? आपस में ट्रेड हो रहा है, गिव एंड टेक की बात हो रही है। जिसके पास ज्यादा है वो बेच रहा है और जिसके पास कम है वो खरीद रहा है। मेरे पास ज्यादा है तो मैं बेच रहा हूं, और जिसके पास कम है वो खरीद रहा है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का मतलब कुछ नहीं है, एक डेवलप्ड कंट्री किसी नॉन डेवलपिंग कंट्रीज में जाएगा और वहां पे अपना कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेगा, राइट? देन जेई ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन का मतलब मिलके, ज्वाइंट मतलब एक साथ, राइट? अलाउ अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर एनेक्चर टू इंप्लीमेंट एन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जब मिलके वो किसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट लगाते हैं, राइट? चलो मैं इसका एक और चार्ट दिखाता हूं, ये देखो, इससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। यहां पर जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है वो क्या था? यहां पर एक कंट्री है जो अनेक्चर 1 में है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को एमिशन प्रोजेक्ट लगाएगी और उसको रिड्यूस करेगी। एमिशन ट्रेडिंग में यहां पर भी एडवांस कंट्री है, यहां पर भी एडवांस कंट्री है, और वो प्रोजेक्ट्स को, यूनिट्स को खरीद और बेच रहे हैं। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में दोनों ही एडवांस्ड कंट्रीज हैं। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में दोनों एडवांस्ड हैं। सीडीएम में एक एडवांस है एक डेवलपिंग है, एमिशन में भी दोनों एडवांस्ड हैं। समझ रहे हो ना? अब इस फोटो से ये चीज को समझाने की कोशिश की गई है, जो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगी। बस ये ऊपर वाला देखो, ये एडवांस्ड और ये दोनों एडवांस, यहां भी एडवांस और एडवांस। एडवांस का मतलब यहां पर डेवलप्ड, और यहां पर जो सीडीएम है उसके अंदर एक एडवांस कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट। राइट? बताइए, किसी बच्चों को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को ये बात समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। ज्वाइंट मतलब मिलके, हो सकता है एक से ज्यादा कंट्रीज हो, एक से ज्यादा कंट्रीज भी हो सकती है। इट में भी पॉसिबल कि जो कंट्रीज हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा फिर थोड़ा ओवर हो जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा कल की क्लास में आने से पहले, ताकि कल हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? क्योटो है, उसके बाद मोनोट्रियल है, पेरिस समिट है, अभी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, पढ़ेंगे, सारी चीजों को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ 11 बजे सेम ही टाइमिंग रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।